Assalamu alaikum. So the purpose of today's webinar is to tell you about the send up preparation strategy. क्योंकि बहुत से बच्चों के क्वेश्चंस सेंड अप के रिगार्डिंग आ रहे थे बिकॉज आप लोग को पता है नाउ सेंड अप्स आर अहेड और अब सेंड अप्स आ जाएंगे, फिर सेंड अप्स के बाद प्रॉफ आ जाएंगे और फिर द एंड ऑफ द ईयर। तो आप लोग को आइडिया होना चाहिए कि सेंड अप्स को किस तरह प्रिपेयर करना है, बिकॉज सेंड अप अगर आप अच्छा प्रिपेयर कर देते हो तो आप प्रॉफ में अच्छे मार्क्स ले सकते हो। और अगर आप सेंड अप्स अच्छा प्रिपेयर नहीं करते, उसमें निग्लेक्ट कर जाते हो, तो आप काफी लोगों से पीछे हो जाते हो। तो सेंड अप प्रिपेयर करना भी एक आर्ट है और अच्छे मार्क्स लेना भी एक आर्ट है। द रीजन इज के आप लोग पूरा सब बहुत अच्छा पढ़ते हो, अच्छी बुक्स पढ़ते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप लोग के सामने पेपर आता है आप उस तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाते। यही ईयर होता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, जब आप लोगों ने अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करना होता है। द रीजन इज अगर आपके अभी अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, आप लोग अगले सालों में नहीं पढ़ोगे ये सोच के कि मेरे पहले नहीं अच्छे आए थे तो अब मैं क्यों पढ़ूं। तो आप लोगों ने हमेशा जब भी किसी कोई भी प्रिपरेशन करें तो स्मार्टली वर्क करना है। तो आज वेबिनार में हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अब बताता हूँ। सबसे पहले तो हम इम्पोर्टेंस ऑफ सेंड अप को डिस्कस करेंगे कि सेंड अप की क्या इंपॉर्टेंस है। इसकी इंटरनल असेसमेंट में इंपॉर्टेंस पूछी जाती है, इसकी आप लोगों से पूछा जाता है कि प्रूफ में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो हर चीज की एक ऑब्वियसली इंपॉर्टेंस है, तो हम इसकी इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे। देन आई विल गो टूवर्ड द सेंड अप प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कि आप लोगों ने सेंड अप को किस तरह प्रिपेयर करना है कि आप लोग उसको उतना ज्यादा प्रोडक्ट जितना मैक्सिमम प्रोडक्टिव बना सकते हैं बना लें। बिकॉज जितना ज्यादा आप लोग जिस चीज को चैनलाइज करके चलते हैं, आप एट द एंड ऑफ द डे उतने फायदे में रहते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे कि आप लोगों ने जिस सेंड अप में 2 से 3 हॉलीडेज होती है हर सब्जेक्ट के दरमियान में, उसमें किस तरह प्रिपेयर करना है। बिकॉज सेंड अप में आप लोगों ने अपना आपको उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट करना है जो आप लोगों ने स्ट्रेटेजी प्रूफ में यूज करनी है। बिकॉज सेंड अप आपके लिए एक है मतलब ट्रायल मैच है, और प्रूफ आपको पता है एक फाइनल मैच है। तो आपने ट्रायल में सारी चीजें ट्राई कर लेनी है और आप लोगों ने ये भी देख लेना कि क्या चीज आपको सूट कर रही है और क्या चीज आपको सूट नहीं कर रही। बिकॉज बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो आप सेंटअप में सीख सकते हैं, जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। फिर आ जाती है कमेंट की, जो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्यूरीज पूछेंगे उसको डिस्कस करूंगा। एट द एंड फिर मैं प्रूफ में जो एमसीक्यूज किस तरह आते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, उसके मार्क्स पे क्या इफेक्ट होता है, मैं उसको डिस्कस करूंगा। तो ये आज सारी कुछ चीजें हैं जो मैं ट्राई करूंगा कि कवर करूं ताकि मैक्सिमम आप लोग को फायदा हो सके। तो सबसे पहले आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सेंड अप की तरफ कि सेंड अप की क्या इंपॉर्टेंस होती है। सो एट द एंड ऑफ द डे जब प्रॉफ डे पे आप वाइवा देने के लिए टीचर के सामने बैठे होंगे, तो उसके सामने एक आपका पूरा रिजल्ट कार्ड पड़ा होगा जिसपे उसके पास आप लोग के सेंड अप्स के मार्क्स होंगे, जिसपे उसके पास पूरी इंटरनल असेसमेंट होगी, पूरी अटेंडेंस होगी, और आप लोग और वो मार्क्स आप लोग को डिसाइड करवाएंगे कि आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं। अगर आपकी इंटरनल असेसमेंट अच्छी है तो टीचर मुश्किल क्वेश्चन पूछेगा, बट उस मुश्किल क्वेश्चन का मकसद ये होगा कि आपको अच्छे मार्क्स दिए जाए। बट अगर आप लोग के इंटरनल असेसमेंट में हर जगह पे फेल लिखा होगा तो वो आपसे आसान क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन उन आसान क्वेश्चन के अगर आप सारे जवाब भी दे देते हो तो बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं आप लोग को मिलेंगे, आप लोगों को वो जस्ट पास करेगा। तो सेंटर्स की ये इंपॉर्टेंस है, अगर आप इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हो तो एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू गिव योर वाइवा इन प्रूफ डे, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आप पास होके आओगे। तो सबसे पहली ये एट द एंड आपको कॉन्फिडेंस बहुत रिक्वायर होता है। प्रूफ डे में सबसे बड़ा, वाइवा में जो सबसे बड़ी मुश्किल होती है वो होता है कॉन्फिडेंस। जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस है आप उतने अच्छे मार्क्स ले सकते हो। बिकॉज अगर उस टाइम आपका कॉन्फिडेंस शैटर कर गया तो आपने बेशक पूरा साल मेहनत की हुई है बट आप अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते। तो इम्पोर्टेंस सबसे बड़ी ये है कि आप लोगों ने इससे वाइवा में फायदा होगा। अब बाकी इंपॉर्टेंस जो आप लोग खुद इससे मतलब ले सकते हैं वो क्या हो सकती है, वो ये है कि आप लोगों ने जो इसके बीच में छुट्टियां आनी है, आप लोगों ने देखना है कि किस तरह आपने प्रोफ पूरा कोर्स रिवाइज करना है। प्रोफ में इधर आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि मैंने एक दिन सर्कुलेशन को और हार्ट को देना है, एक दिन मैंने नर्व मसल को देना है along with the blood। इधर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो जो भी करना चाहते हो, बट प्रोफ में आपको सारा कुछ रिवाइज करके जाना है, वो आगे डिस्कस हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंस है सेंडअप्स की। अब आ जाती है कि हमने प्रिपेयर किस तरह करना है प्रोफ से पहले। सेंडअप्स की छुट्टियों में सेंडअप्स को किस तरह प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहले तो आप लोगों ने तीनों सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना है और तीनों सब्जेक्ट्स को पैरेलल लेके नहीं चलना। अगर आप यूएचएस के सिस्टम में है या अगर आप नम्स के सिस्टम में है, मॉड्यूलर सिस्टम में समथिंग डिफरेंट जो मैं आगे डिस्कस बाद में करूंगा।
जो यूएचएस के सिस्टम में आप लोगों ने एक सब्जेक्ट पकड़ लेना है, उसके डेज डिवाइड कर लेने हैं और उन डेज में ट्राई करना है कि उसको खत्म कर लिया जाए। तो बायोकेमिस्ट्री के लिए 6 to 7 डेज आर इनफ। 6 to 7 डेज में बायोकेमिस्ट्री आप लोगों ने कर लेनी है। अब वो किस तरह करनी है, आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री का 30 to 40% कोर्स अब शॉर्ट लिस्ट कर लेना है। शॉर्ट लिस्टिंग में क्या होता है, आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, जब आप दूसरी दफा पढ़ते हैं आपको आइडिया हो जाता है कि ये चीज मुझे वैसे ही याद हो जाती है और ये चीज ना मैं काफी जल्दी रिवाइज कर सकता हूँ इवन अगर मैं बुक से भी पढ़ूं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप लोग जब बुक से पढ़ रहे होते हो तो आपको बहुत टाइम लग रहा होता है रिवाइज करने में। आपने उन चीजों को रजिस्टर पे नोट कर लेना है और आप लोगों ने वो चीजें मैक्सिमम रिवाइज किया करनी है हर रोज। अगर हर रोज नहीं कर रही होती तो आप लोग क्या करें, फॉर एग्जांपल जिस दिन आपका बायोकेमिस्ट्री का खत्म होगा अपना रजिस्टर को एक बार रिवाइज कर लें। जब आप अपना रजिस्टर एक बार रिवाइज करेंगे तो उसमें वो चीजें थी जो आपको मुश्किल लगती थी, यानी आपने मुश्किल चीजें 2 से 3 बार रिवाइज कर ली और जो आसान चीज थी बुक से वो आपने एक बार ही रिवाइज की। शॉर्ट लिस्टिंग में कभी भी आसान चीज नहीं लिखनी, जो आपको आता है वो नहीं लिखना। जो एक बार कर चुके हैं बार बार एक ही चीज जो आसान है उसको करके टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। शॉर्ट लिस्टिंग में हमेशा वो चीजें लिखनी है जो आपको मुश्किल लगती है, जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंस है। उसकी इंपॉर्टेंस आपको कैसे पता लगेगी, आपको इंपॉर्टेंस पता लगेगी कि पास पेपर में वो कितनी बारी आई है। तो बायोकेमिस्ट्री के अगर 6 से 7 दिन हो तो आप लोग किस तरह प्रिपेयर करोगे, आप मेन बुक से शॉर्ट लिस्ट करोगे, डेली के डेली उसके पास पेपर सॉल्व करोगे एंड डेली के डेली उसके एमसीक्यूज भी सॉल्व करोगे। अब एमसीक्यूज किधर से सॉल्व करने हैं, एमसीक्यूज हमेशा ट्राई करना होता है पूरा साल के अच्छी बुक से सॉल्व करें। बायोकेमिस्ट्री के आप लोग पास पेपर गाइड टू यूएचएस है उधर से कर सकते हैं। और एमसीक्यूज का ये नहीं होता कि आपको अगर 100 एमसीक्यूज मिल रहा है तो आपने 100 आउट ऑफ 100 एमसीक्यूज सॉल्व करना है। आप उसमें से 20 सॉल्व कर लें, 30 सॉल्व कर लें, 40 सॉल्व कर लें, जितने आपको इजी लगता है उतने सॉल्व करें। सारे एमसीक्यूज सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। फिर क्या होगा, आप जब 20 to 30 कर लेंगे आपको आइडिया होगा कि किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। आप वो चीज जब दोबारा से सेंटअप में रिवाइज करते हुए पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता होगा कि ये चीज एमसीक्यूज आई हुई है, यानी इसकी इंपॉर्टेंस है, आप उसको गौर से पढ़ोगे। सेम इज द केस विद द पास्ट पेपर। जब आप पास्ट पेपर पढ़ते हैं तो आपको क्या पता लगता है कि ये चीज की एक वैल्यू है। अब आप जब जो सेंडअप की 3 डेज की हॉलीडेज होगी या 2 डे हॉलीडेज होगी, आपको आइडिया होगा कि ये चीज की कितनी इंपॉर्टेंस है, इसका कितना मुझे फायदा होगा, आप उस चीज को गौर से पढ़ोगे। और पास्ट पेपर्स काफी रिपीट भी होते हैं और हमेशा पास्ट पेपर में वही चीजें आती है जो आपको क्लिनिकली फायदा देगी। बिकॉज इंपॉर्टेंट चीज हर जगह पे इंपॉर्टेंट होती है। बहुत लोग पूछते हैं कि नम्स में इस तरह नहीं होता या यूएचएस में इस तरह। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो नम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो दुनिया के किसी भी मेडिकल कॉलेज में चले जाएंगे, वो उसने इंपॉर्टेंट ही रहना है। तो बायोकेमिस्ट्री का आप लोगों को मैंने बता दिया 6 to 7 डेज में इनफ होते हैं, आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। देन कम्स टू द फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के लिए आप 9 to 10 डेज दें। फिजियोलॉजी 9 to 10 डेज में आपने पता है आपको पता है कि गाइडन काफी ज्यादा एक्सटेंसिव बुक है, लाइक 36 चैप्टर होंगे फर्स्ट ईयर में। अगर 9 डेज है तो आपको 4 पे डिवाइड कर देना पड़ेगा। अब आप लोगों ने 9 to 10 डेज में गाइडन पढ़नी है और उसमें इसकी शॉर्ट लिस्टिंग पॉसिबल नहीं होती। तो इसकी शॉर्ट लिस्टिंग किस तरह करते हैं, गाइडन की शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं क्लिनिकल्स की। फॉर एग्जांपल मायस्थीनिया ग्रेविस है, इट्स अ क्लिनिकल एंड इट्स एन इंपॉर्टेंट क्लिनिकल जो कि रिपीटेडली पूछा जाता है, उसकी शॉर्ट लिस्टिंग करें। आप पहले एक बारी क्वेश्चंस पास्ट पेपर से पढ़ें, आपको आइडिया हो जाएगा कि शॉर्ट लिस्टिंग में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। सिर्फ उन टॉपिक्स की शॉर्ट लिस्टिंग करनी है, अदरवाइज फिजियोलॉजी में आप लोगों ने शॉर्ट लिस्टिंग नहीं इतनी करनी होती। इसके एमसीक्यू सोर्सेज क्योंकि बहुत अच्छे हैं तो शॉर्ट लिस्टिंग से ज्यादा उन पे फोकस करें। इसका एमसीक्यू सोर्स सबसे अच्छा है जो गाइटन रिव्यू बुक है। गाइटन रिव्यू बुक एमसीक्यूज बुक है गाइटन की, वो बहुत अच्छी बुक है। और आप वो वाली बुक अगर कर लेते हो और उसकी एक्सप्लेनेशन कर लेते हो तो आपके पास बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट आ जाएंगे और आपको उसका फायदा होगा। फिर अगर आप बहुत अच्छा पढ़ना चाहते हो तो आपके पास बीआरएस एक बुक है जो आप गाइटन, फॉर एग्जांपल आप गाइटन से सर्कुलेशन पढ़ लेते हो, सर्कुलेशन के बाद आपको बीआरएस से सर्कुलेशन करने में मैक्सिमम 2 to 3 आवर्स लगेंगे। आप उससे एक बार सर्कुलेशन को रीड कर लें, वो आपके जो कॉन्सेप्ट है उसको चैनलाइज कर देगा, उसको शार्प कर देगा और अच्छे कॉन्सेप्ट का आपको हमेशा फायदा होता है। फिर उसके बाद फिर दोस्त का बहुत पूछा जाता है कि फिर दोस्त, हाँ फिर दोस्त हेल्प करेगी जब सेंटर्स में या प्रोफ में 2 से 3 दिन हो गए तो फिर दोस्त जरूर हेल्प करेगी, तब आप लोगों ने फिर दोस्त की हेल्प ले लेनी है अगर आप गाइडन रिवाइज नहीं कर सकते।
ये हर बंदे का अपना होता है। कुछ लोग फिर दोस्त के बगैर गाइडेंस भी रिवाइज कर लेते हैं अगर उन्होंने पूरा साल अच्छा पढ़ा हो। कुछ होता है जिन्होंने अच्छा पढ़ा भी होता है बट स्टिल उनको फिर दोस्त की जरूरत पड़ती है। तो आप लोग फिर दोस्त किस तरह कर सकते हो? आप लोगों ने सारे टॉपिक्स फिर दोस्त से नहीं करने, आप लोगों ने इस तरह करना होता है कि फिर दोस्त में से फॉर एग्जांपल नर्व एंड मसल आप कर सकते हो। फिर दोस्त, लेकिन नर्व एंड मसल आप दोस्त से फिर बिल्कुल करते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक मायस्थीनिया ग्रेविस वो आपने अपने शॉर्ट लिस्टेड या गाइडेंस से लाजमी करना है। इंपॉर्टेंट चीज है गाइडेंस है। साथ अगर कोई अनइम्पोर्टेंट चीज है या आप जल्दी से रिव्यू देना चाहते हो तब आप फिर दोस्त कर सकते हो। ब्लड फिर दोस्त में नहीं है, वो आपको गाइडेंस से ही करना है। ये गलतियां करना कि ब्लड नीम से कर लें या किसी और बुक से कर लें, ब्लड के एग्जैक्ट एमसीक्यू गाइडेंस की लाइंस होते हैं, तो गाइडेंस से ब्लड रिवाइज करना है। सर्कुलेशन पे आ जाते हैं। सर्कुलेशन के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारी गाइडलाइन में अवेलेबल होंगे आप वो करें गाइडेंस से, बाकी फिर दोस्त से। हार्ट फिजियोलॉजी इसी तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक्स गाइडेंस से, अनइम्पोर्टेंट फिर दोस्त से। इस तरह आप लोग सेंडअप के जो 2 या 3 दिन की हॉलीडेज होती है उनमें प्रिपेयर करेंगे। बट जो 9 to 10 डेज देने हैं वो आप लोगों ने देने हैं सोली गाइडेंस को अलॉन्ग विद फिर दोस्त एंड पास पेपर। सारी चीजों को साइड बाय साइड लेके चले। लास्ट इज एनेटमी। सो एनेटमी में सबसे मुश्किल आती है, और एनेटमी को आप लोगों ने 16 to 18 डेज एटलीस्ट देने हैं। एनेटमी की शॉर्ट लिस्टिंग बहुत स्मार्टली करनी होती है, बिकॉज अगर आप एनेटमी की शॉर्ट लिस्टिंग प्रॉपरली नहीं कर पाते तो एट द एंड ऑफ द डे एनेटमी में आपने लोअर लिम्ब भी लेके जाना है, आपने अपर लिम्ब भी करना है, आपने थोरैक्स भी करना है, हिस्टोलॉजी, जनरल एनेटमी, जनरल एम्ब्रियोलॉजी, स्पेशल एम्ब्रियोलॉजी। सो इट इज अ वेरी वेस्ट थिंग। आप लोगों इवन आप सेंडअप तो अलग चीज है, आप प्रूफ कर वाइवा देने जाते हो तो अब भी आपको फील हो रहा होता है कि मुझे कुछ नहीं आता। तो एनेटमी अब किस तरह लेके चलनी है? एनेटमी में हर चीज स्मार्टली करनी है। वो आप किस तरह कर सकते हैं? इसकी शॉर्ट लिस्टिंग करनी होती है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की किस तरह शॉर्ट लिस्टिंग होगी? फॉर एग्जांपल फेमरल कैनाल है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कंटिन्यूअसली रिपीटेडली पूछा जाता है, इसको शॉर्ट लिस्ट करें। हंटर्स कनाल है, इस तरह की कनाल से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको शॉर्ट लिस्ट करते जाए, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसने रिपीटेडली आना है। अगर अभी ना आया तो उसने वाइवा में आ जाना है। वाइवा में आपसे पूछा जाएगा फेमरल कनाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेकियल प्लेक्सिस इंपॉर्टेंट है। तो जो सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनकी शॉर्ट लिस्ट करें। फिर आ जाते हैं ब्लड वेसल्स पे। ब्लड वेसल्स किस तरह करनी है? जस्ट ब्रांचेस, इसकी शॉर्ट लिस्टिंग कर लें। ब्रांचेस किससे ओरिजिनेट करिए, पूरा फ्लो चार्ट बनाए, ऊपर से फ्लो चार्ट स्टार्ट हो, उसकी ब्रांचेस बनाए और शॉर्ट लिस्ट करके याद कर लें। इससे आपको क्या होगा, आपने जब शॉर्ट लिस्ट किया होता है ना, सबसे पहले तो आपको सेटिस्फेक्शन होती है। दूसरी चीज, आप जब बीडी से पढ़ने बैठेंगे ना, वो चीज जो मुश्किल चीज होती है, आप बीटी से पढ़ने बैठेंगे आपको लग जाएगी 1 से 2 घंटे। बट अगर आपने शॉर्ट लिस्टिंग की होगी तो आप 1 से 2 घंटे में उसको 7 से 8 बार रिवाइज कर सकते हो। शॉर्ट लिस्टिंग क्योंकि आपने अपने हाथ से की होती है। कभी भी दूसरों के नोट्स ना इस्तेमाल करें, दूसरों के नोट्स विल गिव नो बेनिफिट। अपने नोट्स बनाएं, बिकॉज जो चीज आपने खुद बनाई होती है आपने अपनी शॉर्ट कमिंग्स को देख के बनाई होती है। दूसरे जिसके आप नोट्स पढ़ रहे हो उसने अपनी शॉर्ट कमिंग्स को देख के चीज बनाई होती है। तो हमेशा वो चीज आप लोग बनाएं, वो नोट्स बनाएं जो आपकी शॉर्ट कमिंग्स है। तो हर बंदे की शॉर्ट कमिंग्स डिफरेंट होती हैं। ये हो गए ब्लड वेसल्स का, आप लोग को आइडिया दे दिया कि नर्व्स का भी इसी तरह सिर्फ ब्रांचेस के नेम्स और मेन ब्रांच जो जिससे हो रही है ओरिजिनेट वो लिख लें। इससे क्या होगा, आप ब्रांचेस के नेम्स रिवाइज करते जाएंगे, आपको ब्रांचेस का स्केच बन जाएगा, आपको एटलीस्ट ब्रांचेस के नेम नहीं भूलेंगे। जब आप नेक्स्ट प्रिपरेशन की तरफ जाएंगे तब आप उसके अंदर अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज भी याद करना चाहते हैं ना तो आपको याद रहेगी। आप लोगों ने हमेशा डिफ्रेंशिएशन करनी होती है एक चीज की, कि आपको पता हो कि ये चीज नर्व की ब्रांच है, ये आपको पता हो कि आर्टरी की ब्रांच है, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि नर्व की ब्रांचेस आर्टरी की ब्रांचेस से मिक्स कर दी जाती है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम क्लिनिकल्स की तरफ। तो क्लिनिकल्स का आप लोगों ने करना है शॉर्ट लिस्टिंग। क्लिनिकल्स क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे केएलएम से अगर रिवाइज करने लग जाएंगे इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बीडी से करेंगे तो आप लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और बाकी इसकी वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की अवेलेबल है, दोनों देखें, उसको शॉर्टलिस्ट करें और वो क्लिनिकल वाली केएलएम से रीड करके उसको शॉर्टलिस्ट कर लें। एट द एंड ऑफ द डे केएलएम के क्लिनिकल्स हो जाएंगे। बीडी आप लोग साथ साथ पढ़ते हुए क्लिनिकल रिवाइज कर सकते हो, वो कोई मसला नहीं। मसल टेबल लाजमी बुक से रिवाइज करने हैं, इस पे कोई गलती ना करें, इसके आप लोग को शॉर्ट लिस्टिंग की कोई जरूरत नहीं है। मसल किस तरह रिवाइज करने हैं? केएलएम, केएलएम में बहुत अच्छे मसल लिखे हुए हैं।
बहुत प्रिसाइज लिखे हुए हैं। अब ना कुछ बच्चे सोचते हैं कि अगर मैं केएलएम वाली जितना लिख के आऊंगा तो मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि बीडी में आप लोग देखते हैं कि मसल की काफी डिटेल है। बट बिलीव मी, केएलएम के जो जितना लिखा हुआ है इट इज इनफ। आप लोग केएलएम अगर फॉलो करते हो फॉर मसल्स, उसके एमसीक्यूज आएंगे, आप लोग के केएलएम के अकॉर्डिंग चेक होगा। आपको जो प्रोफ में आप सुनाते हो, आप केएलएम वाला जितने वाइवा में सुना देते हो इट इज इनफ। तो बीडी वाले जितने मसल की डिटेल करने की जरूरत नहीं, और एट द एंड ऑफ द डे वो याद भी नहीं रहनी। तो इस वजह से आप लोगों ने मसल जो टेबल है वो केएलएम से करने हैं। फिर ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों ने ये जो 16 टू 18 डेज है उसमें देख के करनी है। जनरल एम्ब्रियोलॉजी के होप्स आप लोगों ने डॉक्टर नजीब के नोट्स बना लिए होंगे। अगर नहीं बनाए थे तो जनरल एम्ब्रियो को कुछ ना कुछ क्लिनिकल्स को एटलीस्ट शॉर्टलिस्ट करें। स्पेशल एम्ब्रियो बहुत छोटी है, उसमें कुछ क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल कुछ डेवलपमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, वर्टेब्रा और डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, कुछ क्वेश्चंस है। ये आप लोग क्वेश्चंस एक रजिस्टर बनाएं। मैक्सिमम ये 8 से 10 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है स्पेशल एम्ब्रियोलॉजी के, और ये क्वेश्चन केएलएम से अच्छे से करके अपने नोट्स पे लिख लें। आप लोग को बाद में केएलएम से स्पेशल एम्ब्रियो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये है वो छोटी, ये है वो स्कैटर्ड। जो स्कैटर्ड चीज होती है वो टाइम लेती है। फॉर एग्जाम्पल आप बायोकेमिस्ट्री देख ले, बायोकेमिस्ट्री स्कैटर्ड बट इट इज वेरी लेस, ज्यादा कॉस्ट नहीं है, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे बायोकेमिस्ट्री ही सबसे ज्यादा काम कर रही होगी रिवीजन में। तो स्पेशल एम्ब्रियो की रिवीजन का और याद करने का बेस्ट तरीका ये है अपने नोट्स बनाए और उसके एससीक्यूज बना ले। फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट ऑफ वर्टेब्रा होगा, स्पाइना स्पाइना बाइफिडा जो बर्थ डिफेक्ट्स हैं वो होंगे, कुछ बर्थ डिफेक्ट्स हैं, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड है। ये 4-5 है जो आप लोग देखेंगे पास पेपर में हर साल आए होते हैं। इनके आप लोग अपने एससीक्यूज बनाएं। आपको एससीक्यूज करने में भी हेल्प होगी, आप एमसीक्यूज भी कभी नहीं भूलेंगे, और आपको इसकी रिवीजन में सबसे कम टाइम लगेगा, और अदरवाइज सबसे ज्यादा लगता है। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी की डायग्राम्स आर मस्ट। और एक क्वेश्चन मुझे आया था कि हिस्टो की डायग्राम्स हम बॉल पॉइंट से बना के आए, तो कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी। हिस्टोलॉजी की डायग्राम उसकी हेमोटॉक्सिलिन एनियोसिन पेंसिल से लाजमी बनानी है। आप लोगों ने बॉल पेन या पेन से डायग्राम नहीं बनानी होती हिस्टोलॉजी की। बाकी कोई भी डायग्राम किसी भी पेन से बनाए तो कोई मसला नहीं। तो एनाटॉमी में ये कुछ टिप्स है। हिस्टोलॉजी अगेन फिर दोस्त से, और इम्पोर्टेंट टॉपिक लाइकोसेन से, और वो मैंने आपको समझाया था कि लाइकोसेन से आप लोगों ने फिर दोस्त में नोट कर लेनी है। अब जो 16 टू 18 डेज है, ये आप हिस्टोलॉजी को अगर अलहदा रखते हैं तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिवाइज एवरीथिंग। तो आप लोग ने क्या करना है, हिस्टोलॉजी की डेली की 3 डायग्राम। अब डेली की 3 डायग्राम आपने दिन के एंड पे नहीं करनी, आपने दिन के स्टार्ट में करनी है। क्योंकि जब आपका कोई टारगेट होता है ना, मैंने इतना आज पढ़ना है, आप उतना पढ़ते पढ़ते सुस्ती करने लग जाते हो, और एट द एंड ऑफ द डे आप लोग के पास टाइम नहीं होता। और इसलिए आप जब उठें तो सबसे पहला काम करें, 2 डायग्राम्स बना लें। 2 डायग्राम्स बना के अपना काम शुरू करें। अब देखें, अगर आप डायग्राम बहुत स्लोली बनाएंगे, आपको पता होगा मैंने पूरे दिन में टारगेट जल्दी अचीव करना है, और आप उतनी एफिशिएंटली पढ़ेंगे तो आपका टाइम बचेगा और आप उतना ज्यादा एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं। तो दिस इज अ टिप फॉर डायग्राम्स ऑफ हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी आप लोगों ने 16 टू 18 डेज पे लिख लेनी है। नेक्स्ट ये सारी आपकी ऑलमोस्ट कवर। जनरल एनाटॉमी 1.5 to 2 days आर इनफ। जनरल एनाटॉमी कंप्लीट शॉर्ट लिस्ट करें, बिकॉज प्रोफ में आप लोगों ने रिवीजन करनी होती है, तब आप लोग के पास इतना टाइम नहीं होता। अब एनाटॉमी 16 टू 18 डेज है, इसमें से आपने 3 डेज रिवीजन करनी है। लाइक अगर आप 16 डेज एनाटॉमी को देते हैं तो 13 डेज में आपने एनाटॉमी खत्म करनी है। अगर आप 18 डेज देते हैं तो आपने इसको 15 डेज में कंप्लीट करना है। और उसके बाद बाकी 3 दिन आप लोगों ने क्या करना है, 3 दिनों में अपनी शॉर्ट लिस्टिंग को रिवाइज करना है, मसल टेबल्स को रिवाइज करना है, और जो उसके अलावा आप लोगों के पास पेपर्स है बहुत अच्छे से रिवाइज करने हैं। ये आप लोगों को कोई 30 टू 35 डेज के अकॉर्डिंग प्लान है, अगर आप फॉलो करते हैं तो ये मैंने आइडियल प्लान है, ये सबसे आइडियल प्लान है 30 टू 35 डेज जो कि यूजुअली मिल जाते होते हैं। अब इसके अलावा बाकी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट फॉलो किया जा रहा है इस साल। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी क्यूरीज पूछ सकते हैं कि किस तरह आप लोग को फॉलो करना चाहिए। बट 30 टू 35 डेज के लिए इससे बेहतर कोई प्लान नहीं हो सकता। तो इसमें अगर कोई भी आप लोगों की क्यूरी आप लोग साथ अब कमेंट सेक्शन में कर दें, क्योंकि इसके बाद मैं कमेंट सेक्शन की तरफ आऊंगा। फिर आ जाते हैं कि आपको पता है कि एनाटॉमी का सेंड अप सबसे पहले होता है, फिर होता है फिजियोलॉजी का 2 छुट्टियों के बाद, फिर होता है बायोकेमिस्ट्री का 2 छुट्टियों के बाद। यूजुअली यही फॉलो किया जाता है हर जगह पे।
तो सबसे पहले आ जाते हैं एनेटमी की तरफ। तो एनेटमी का आपको पता सबसे पहला है, तो आप लोगों ने 15 डेज अगर देते हैं एनेटमी को, तो आपने प्रिपरेशन 3 डेज पहले खत्म करनी है। अब उन 3 डेज को किस तरह यूटिलाइज करना है? सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग, पास पेपर्स, और फिर उसके बाद जो बुक में से चीज जो मुश्किल लगती है, जो आप लोग डायग्राम्स, खासतौर पे डर्माटोम, क्यूटेनियस इनर्वेशन, एनेस्मोसिस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जो कि आपको आनी चाहिए। और ये ट्रेंड बहुत ज्यादा है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि डायग्राम्स एनेटमी में मैटर करती है। एनेटमी की डायग्राम्स बनाया करें। तो ये सारी चीजें आप लोग को स्टैंड अप में किस तरह हेल्प करेंगी? अगर आप स्टैंड अप की प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर लेते हो, तो आपको प्रॉफ में ऑलमोस्ट 40 डेज मिलेंगे। तो जब अगर आपकी पहले प्रिपरेशन इतनी अच्छी होती है ना, तो आप सेटिस्फाइड होते हो। तो फिर जब आपके 40 डेज होते हैं, आप उसको अपने अंदाज में यूटिलाइज कर सकते हो, आप उसको प्रोडक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हो। आप हर चीज से गो थ्रू होकर जब गए होते हो, तो आपको पता होता है कि आपकी शॉर्ट कमिंग्स क्या है और आप किधर अभी भी पीछे हो। आप तब वो प्रॉफ में पूरी कर सकते हो। अब एमसीक्यूज की होती थी प्रैक्टिस की बात, मैं इधर ही साथ कर देता हूँ। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जो बेस्ट की जा सके, वो होता है सेंडअप्स के बिल्कुल बाद। सेंडअप्स के बिल्कुल बाद आपको पता होता है कि कोर्स में क्या इंपॉर्टेंट था, क्या अनइम्पोर्टेंट था। तो जब आप एमसीक्यूज करने की तरफ आते हो, तो आपको आइडिया होता है कि ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है या इंपॉर्टेंट है। फिर आपको मैंने एमसीक्यूज बुक पहले से बहुत बारी बताया कि एनाटमी अगर करनी है तो बीआरएस इज अ वेरी गुड बुक, उसके अलावा एमसीक्यूज करने की जरूरत नहीं। हजारों एमसीक्यूज करने का फायदा नहीं होता। लाइक आप कहोगे मैं 10,000 एमसीक्यूज कर लूंगा तो मैं प्रो हो जाऊंगा, नहीं। अगर आप 100 एमसीक्यूज या 40 एमसीक्यूज भी करते हैं, बट वो क्वालिटी एमसीक्यूज होते हैं जो कि बीआरएस में अवेलेबल है, तो आप हमेशा बहुत अच्छा जाओगे। बिकॉज अच्छे एमसीक्यूज करने वाला ही हमेशा एमसीक्यूज में अच्छे मार्क्स ले सकता है, और उसी के अच्छे मार्क्स आते हैं प्रॉफ में भी, सेंडअप्स में भी और डिस्टिंक्शन भी। तो एमसीक्यूज की यही इंपॉर्टेंस है कि अगर आप एमसीक्यूज अच्छा करते हो, फॉर एग्जांपल 45 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं, अगर आप एमसीक्यूज में 40 मार्क्स ले लेते हो, तो आपका स्कोर जो रिटर्न होता है उसमें 80 के राउंड अबाउट इजीली आ जाता है, अगर आप एमसीक्यू सही कर लेते हो। तो एमसीक्यूज ही सही करना सबसे बड़ा एडवांटेज है। आप कभी भी एससीक्यूज में बहुत बेस्ट करके बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं ले सकते, बट एमसीक्यूज में अगर आप अच्छा परफॉर्म कर जाते हो, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स कर सकते हो। तो एमसीक्यूज का आप लोगों ने याद रखना है, एमसीक्यूज बीआरएस से करने हैं फॉर एनाटमी, साथ स्नेल और आप ग्रेज एनाटमी कर सकते हो एमसीक्यूज के लिए, अगर आपको लगता है कि आपने बीआरएस के एमसीक्यूज कर लिया और आपके पास टाइम है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिजियोलॉजी, जो सबसे ज्यादा तंग करती है रिवीजन के लिए सेंडअप्स में, क्योंकि 2 दिन में आप लोग सोचते हो कि किस तरह रिवाइज करना है। ये रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है, गाइडेंस से लोग रिवाइज करते हैं। गाइडेंस से किस तरह रिवाइज किया जाना है, मैं सबसे आइडियल सिचुएशन बताऊंगा और अलॉन्ग विद फिर दोस्त भी बताऊंगा। ब्लड फिजियोलॉजी सबसे पहले वो याद रखना है, वो आप लोगों ने करनी है गाइडेंस से रिवाइज, और वो करनी है लास्ट डे रिवाइज। और टाइम आप लोगों ने देना होता है ब्लड को 5 to 6 आवर्स। इसमें हो जाती है 1 hour and 15 minutes फॉर वन चैप्टर इज इनफ इन ब्लड फिजियोलॉजी। सो ब्लड फिजियोलॉजी इज मस्ट फ्रॉम गाइडेंस। देन कम्स टू द सेल। तो सेल का मैं आप लोग को स्टार्ट ऑफ द ईयर से बता चुका हूँ कि आप लोगों ने शॉर्ट लिस्ट पहले ही कर लेना है। सेल आप लोग वो 2 से 3 दिन में रिवाइज नहीं कर सकते, उस पर रिवाइज करने का और टाइम जाया करने का कोई फायदा नहीं। तो जब प्रिपेयर कर रहे होंगे तो ये बात याद रखिएगा कि सेल रिवाइज करने का टाइम नहीं होगा। तो सेल को आप रजिस्टर पे 2-4 पेजेस में शॉर्टलिस्ट करें कि सेल को आपने मैक्सिमम हाफ आवर या 1 hour देने, इससे ज्यादा आप लोगों ने उस पर टाइम जाया नहीं करना। फिर आ जाते हैं हम नर्व एंड मसल। सो यू कैन रिवाइज नर्व एंड मसल फ्रॉम फिर दोस्त, ये जो 2 हॉलीडेज है उसके लिए बता रहा हूँ। और साथ आप लोग गाइडेंस से इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स को रिवाइज कर सकते हैं, माइस्थीनिया ग्रेविस। और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे लैच मैकेनिज्म होगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोग उधर से रिवाइज करें। देन आ जाते हैं हम हार्ट की तरफ। हार्ट फिजियोलॉजी में आप लोगों ने जो मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन है कार्डिक साइकिल वाला और चैप्टर 10, ये लाजमी रिवाइज करना है गाइडेंस से। और जो एरिथमिया वाला है वो आप लोगों ने शॉर्ट लिस्ट करके अलोंग विद द फिर दोस्त रिवाइज करना है। और ईसीजी भी आप लोगों ने जेपी से साथ करना होता है, तो हार्ट रिवाइज हो जाता है। सर्कुलेशन थोड़ा सा कम करता है, बट सर्कुलेशन में सर्कुलेटरी शॉक वाला चैप्टर गाइडेंस से करना है लाजमी। चैप्टर नंबर 23 लाजमी गाइडेंस है। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स, ये सारे इंपॉर्टेंट जो गाइडलाइन में मेंशन्ड है, ये गाइडेंस से करने हैं। बाकी सारा एक बार रिवीजन के लिए आप लोग फिर दोस्त कर सकते हैं, बिकॉज
2.5 डे में आप अगर सारा कुछ चाहेंगे कि हम गाइडेंस से रिवाइज कर लें, तो सारा कुछ 2.5 डे में रिवाइज करना काफी मुश्किल हो जाता है और उतना प्रोडक्टिव नहीं होता, उतना फायदा नहीं देता और उतने मार्क्स भी नहीं देता। तो आप लोगों ने रिवाइज करना इस हिसाब से है कि आप लोग के मार्क्स भी आए और आप लोग को उसका फायदा भी हो। तो मैं आप लोग को उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि यू कैन गेट गुड मार्क्स इन स्टैंड अप बाय रिवाइजिंग दिस। और फिर उसके बाद आ जाता है रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द फिर दोस एंड आप लोग की, अगर आपके पास टाइम नहीं होता तब फिर जो से करें, अदरवाइज रेस्पिरेशन काफी जल्दी रिवाइज हो जाता है गाइडेंस से भी। तो ये आप लोगों ने 2.5 डे की स्ट्रेटेजी रखनी है जो रिवाइज करने हैं सेंड अप वाले डेज में। अब इसमें आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट करनी है, जिस तरह का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ट्राई करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब आप एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, जब प्रूफ आएगा, आपकी शॉर्टकमिंग्स अलहदा थे, मेरे जमाने में मेरे शॉर्टकमिंग्स अलहदा थे, बाकी आपके जो रूममेट होगा उसके शॉर्टकमिंग्स अलहदा होंगे। हर किसी के जो पढ़ने का तरीका होता है, हर किसी का मेथड जो होता है वो अलहदा होता है। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। जिस दिन आप लोग अपना कंपैरिजन दूसरों से करना छोड़ देंगे, उस दिन आप लोग अच्छे मार्क्स भी लोगे, उस दिन आप लोग अच्छा परफॉर्म भी करोगे, उस दिन आप लोगों की एंग्जाइटी भी खत्म होगी। सबसे बड़ी एंग्जाइटी की वजह जो होती है ना प्रो सेंडअप्स में, वो होती है कि आप लोग कंपेयर करते हो, यार उसने बहुत ज्यादा पढ़ लिया, मैंने इतना पढ़ा नहीं, मुझे पेपर प्रेजेंटेशन आती नहीं। पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियोस भी अवेलेबल है। आई पर्सनली एम अ डिस्टिंक्शन होल्डर, सो सर सारी चीजें अवेलेबल है, आपको नेट से मिल रही है। डोंट कंपेयर विद अदर्स, यू आर द बेस्ट वर्जन। अपने आप को बेस्ट समझेंगे तो बेस्ट कर सकेंगे। अगर अपने आप को ही बाकियों से कंपेयर करके कहेंगे कि वो ज्यादा अच्छा कर सकता है, तो ऑब्वियसली यू कैन डू नथिंग। तो सबसे पहले तो अपने आप पे भरोसा करना है और खुद का प्लान बनाना है। ये मैं आपको स्केच दे दिया है, इस स्केच को अपने हिसाब से मोल्ड करें, देखें कि आप लोग किधर लाए कर रहे हैं और उसके हिसाब से उसको फॉलो करें। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री इज अ स्कैटर्ड सब्जेक्ट, तो मैंने बताया 30 to 40% अभी शॉर्ट लिस्ट करें इन सेंडअप्स की डेज में। तो आप 30 to 40% जो वाइटामिन है वो आप लोगों ने लिपिन कोड प्लस हार्पर से लाजमी करनी है। वाइटामिन से आना है 1.5 SCQ। और वाइटामिन में से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वाइटामिन से MCQs आपका एक वाइवा होना ही वाइटामिन से है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको शॉर्ट लिस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको इंपॉर्टेंट जगह से करें, शॉर्ट लिस्ट में इसके MCQs करें। So the major thing about the short listing which I am going to tell you is very important, जो आप लोग अब लाजमी सुनिएगा और इस पे फॉलो कीजिएगा। जो होती है ये हमेशा आपको काम आएगी, जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो बुक की हाई यील्ड चीज होती है, फॉर एग्जांपल विटामिन हो गया, मायस्थीनिया ग्रेविस हो गया, ये सबसे हाई यील्ड चीज है। ये चीजें हमेशा बुक से रिवाइज करते हैं और हमेशा इनकी शॉर्ट लिस्टिंग एज एन MCQs करते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगेन आई रिपीट, उसको बुक से रिवाइज करना है और उसकी शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द सेक ऑफ MCQs करनी है। और जो अनइम्पोर्टेंट चीज होती है उसको आपने शॉर्ट लिस्टिंग, उसकी शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द सेक ऑफ SCQ करनी होती है। तो ये बात याद रखना है कि अनइम्पोर्टेंट चीज फॉर द सेक ऑफ SCQ शॉर्ट लिस्ट करते हैं और जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो फॉर द सेक ऑफ MCQ शॉर्ट लिस्ट करते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज को कभी भी सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग से रिवाइज नहीं करते। तो ये हमेशा पॉइंट याद रखेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की सेंडर प्रिपरेशन के बारे में जो क्वेश्चंस मैं बता सकता था। अब मैं आप लोग के कमेंट सेक्शन की तरफ आता हूँ और देखता हूँ आप लोगों की क्या क्यूरीज है और उनको डिस्कस करता हूँ वन बाय वन। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो जो क्यूरीज है वो कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो मैं उनको आपको आंसर दे देता हूँ। सो अब मैं कमेंट सेक्शन की तरफ आ रहा हूँ, तो लेट्स सी आप लोगों के क्या क्या कमेंट्स हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, एनाटॉमी भूल जाती है तो इसके बारे में क्या किया जाए। तो एनाटॉमी इज अ वेरी वॉलेटाइल सब्जेक्ट, नो डाउट, बट मैंने आपको उसकी बता दिया शॉर्ट लिस्टिंग किस तरह करनी है। ब्रांचेस के नेम्स करें और उनको बार बार रिवाइज करते जाए। इंपॉर्टेंट चीजों की शॉर्ट लिस्टिंग एनाटॉमी में लाजमी है। फॉर एग्जाम्पल फेमरल ट्रायंगल, फेमरल कनाल, हंटर्स कनाल, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनकी शॉर्ट लिस्टिंग लाजमी है। जो पास्ट पेपर्स में आया हुआ है उनको बार बार रिवाइज करें। आप जब ये चीज बार बार रिवाइज करेंगे ना, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको सब कुछ आता होगा। ये एनाटॉमी ऐसे ही है, लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आता, बट एट द एंड ऑफ द डे एनाटॉमी इतनी मुश्किल नहीं होती कि आपको बहुत ज्यादा मतलब टफ टाइम दे।
एनाटमी टफ टाइम देती है वाइवा में। वाइवा में क्यों देती है? क्योंकि उस टाइम आप लोग एंग्जाइटी का शिकार होते हो। एंग्जाइटी किस तरह दूर करनी होती है? जब आपका प्रूफ अच्छा हुआ हो, आपका सेंड अप अच्छा हुआ हो, आपकी इंटरनल असेसमेंट अच्छी हो, तो आपको एंग्जाइटी नहीं होती है, आपका कोई क्वेश्चन मिस नहीं होता। बस तब कॉन्फिडेंस से जाना होता है। उसकी अलग वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि किस तरह वाइवा देना होता है। उस टाइम आप लोगों ने क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी होती है कि आप लोग उस टाइम सब कुछ आपको याद आता जाए। तो ये जो शॉर्ट लिस्टिंग वाली चीज है आपको वैसे प्रूफ में, सेंड अप में और वाइवा हर जगह ही हेल्प करेगी। तो ये आप एनेटमी याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिपन कोड इनफ? सो लिपन कोड इज नॉट इनफ। अगर आप सिर्फ सिंगल बुक यूज कर रहे हो फर्स्ट ईयर में, ये नहीं इनफ। आपको इसके साथ या हार्पर यूज करनी पड़ेगी, या सत्या यूज करनी पड़ेगी, या तीनों का कॉम्बिनेशन। आप लोग लिपिन कोड से इंपॉर्टेंट चैप्टर लाजमी करें। फॉर एग्जांपल विटामिन इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू डू इट फ्रॉम लिपिन कोड। थिन प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू डू इट फ्रॉम लिपिन कोड। प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट, जो लिपिन से करना है करना पड़ेगा। बट जो गाइडलाइन में मेंशन है कि सत्या से करनी है, वो जो सत्या से चीजें करनी है वो आप हार्पर या सत्या कहीं से भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अगर आपके कॉलेज में हार्पर फॉलो होती है, फॉर एग्जाम्पल इन किंग एडवर्ड हार्पर इज अ रेफरेंस बुक, सो जो चीजें मैंने सत्या से मेंशन की हुई है यू कैन डू इट फ्रॉम हार्पर। सो इसमें कोई मतलब मसला नहीं होगा, क्योंकि उधर फॉलो होनी है हार्पर। अगर आपके कॉलेज में फॉलो होती है सत्या, देन यू कैन यूज सत्या। अगर आप अच्छा पढ़ना चाहते हो और आपको हार्पर डायरेक्टली समझ नहीं आती बट स्टिल यू वांट टू स्टडी हार्पर, देन यू कैन रीड इट फ्रॉम सत्या, मेक अ जनरल कॉन्सेप्ट, और उसके बाद वो हार्पर से रीड करें। बिकॉज आपको पता है जब एक बिल्डिंग खड़ी करनी होती है, तब अगर आपके पास उसका एक स्ट्रक्चर हो तो आप वो बिल्डिंग अच्छी तरह आपको खड़ा करने में इजी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप एक बिल्डिंग बनाते हो, आप पहले उसका एक स्ट्रक्चर डिजाइन करते हो, फिर आप उस स्ट्रक्चर पे को फॉलो करते हुए सारी कंप्लीशन और फिनिशिंग करते हो। सेम इज द केस विद द सत्या। आप एक सत्या से आपको जनरल कॉन्सेप्ट आएगा, जनरल आपको बेसिक सारी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। फिर जब आप हार्ड पर पढ़ोगे आपको बेसिक्स पे टाइम जाया करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, जो हाई चीजें होंगी, उस पे टाइम लगाओगे, तो ये आपको उधर हेल्प करेगी। नेक्स्ट स्नेल इज इनफ। इफ यू आर नम स्टूडेंट तो आप लोग स्नेल्स करो, लेकिन अगर आप साथ आप बीडी भी कर लो, कुछ ना कुछ बीडी से आपको हेल्प होगा। लेकिन अगर आप यूएचएस के स्टूडेंट हो तो आपको आई विल रिकमेंड के बीडी से करो। लेकिन अगर आप अब स्नेल कर चुके हो, आपके पास टाइम नहीं है, आप बुक स्विचिंग नहीं कर सकते, कुछ जो पास पेपर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं वो बीडी से कर लो, साथ पास पेपर से साथ कर लो और स्नेल फॉलो कर लो, इट विल बी नाउ। बाकी जनरली मैं पूरा थ्रू आउट द ईयर ये बताता रहा हूँ कि आप लोग किस तरह क्या क्या फॉलो कर सकते हो। आप बीडी को फॉलो कर सकते हो एज अ मेन बुक अलोंग विद केएलएम। केएलएम से आप मसल टेबल और आप उसके क्लिनिकल कर सकते हो। लेकिन अगर आप बीडी नहीं फॉलो करना चाहते, आप केएलएम फॉलो करना चाहते हो, तो केएलएम इज अ गुड बुक, आप अकेले केएलएम को फॉलो कर सकते हो, तो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं होगा। सप्लाई याद नहीं करनी, सप्लाई याद करनी है, ये एमसीक्यूज भी आते हैं, ये आप लोगों से पूछा जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने सप्लाई सबकी याद करनी होती है। मैंने वो ब्रांचेस का आपको तरीका बताया था कि आप लोग जब शॉर्ट लिस्ट करते हो ना, तो आपको ब्रांचेस की डिटेल शॉर्ट लिस्ट नहीं करनी है, आपको ब्रांचेस के नेम शॉर्ट लिस्ट करने हैं फर्स्ट गो में। आप ब्रांचेस के नेम शॉर्ट लिस्ट करें, और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक या दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, उसको आप आगे लिख सकते हैं, वो आपको आइडिया हो जाता है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है। जब ब्रांचेस आप शॉर्टलिस्ट कर लेते हो तो आप बार बार उसको रिवाइज करते हो, तो आपके वो जहन में बैठ जाती है और आप उसको नर्व से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, और एट द एंड ऑफ द डे आपको वो चीज आती होती है। क्योंकि ये बेसिक चीज है, ये आपके एमसीक्यूज कवर करेगी, ये आपके वाइवास कवर करेगी, और ये आपके जब प्रॉफ में आप वाइवा देने जाओगे, अगर आपको बेसिक चीज नहीं आती ना, तो आप को वो मार्क्स नहीं देगा। तो हमेशा पहले बेसिक से स्टार्ट करना होता है, फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना होता है। तो पहले अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग करें, देन कॉम्प्लेक्स की तरफ स्टेप बाय स्टेप जाते जाएं। सर हिस्टोलॉजी का जो अभी सप्ली पेपर आया था उसमें सीरिया से रिलेटेड क्लिनिकल पूछा हुआ था, हिस्टो के क्लिनिकल कहाँ से करने हैं। सो क्लिनिकल जो इम्पोर्टेंट चीज है, सीरिया इज इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो आप लोग इसके क्लिनिकल इस तरह ही कर सकते हो कि लाइफ साइंस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ें, जैसे मैंने हिस्टोलॉजी में गाइड किया था कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो आप लोग गाइडलाइन में जो दिया गया है वो लाइफ साइंस से करें और उनको लिख लें। क्लिनिकल इस तरह का ही होता है कि वो लाइफ साइंस है, अगर आपने सही तरह से पढ़ा होगा
आप उसको उस हिसाब से अटेम्प्ट कर सकते हो। आप कुछ बच्चे कहते हैं जिंक्वेरा से आप हिस्टोलॉजी को इतना ज्यादा स्कैटर करोगे आपको बाकी कुछ नहीं याद आएगा। सप्ली पेपर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो सप्ली पेपर में आप लोग ये एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हो कि सप्ली पेपर में थोड़ी चीजें डिफरेंट आती है। सप्ली पेपर आम पेपर नहीं होता, मुश्किल होता है, लाजमी मुश्किल होता है। इसमें बहुत सी चीजें अनइम्पोर्टेंट होती है जो कि कभी आई नहीं होती। तो सप्ली पेपर इज नॉट अ स्टैंडर्ड पेपर फॉर द एनुअल एग्जाम। एनुअल एग्जाम का स्टैंडर्ड पेपर एनुअल एग्जाम वाला ही होता है। तो आप एनुअल एग्जाम्स में देखें और जो चीज की ज्यादा हाई यील्ड है सबसे पहले उन पे फोकस करें। बिकॉज जो सबसे बड़ा मसला आता है ना मार्क्स आने का, वो यही होता है कि अनइम्पोर्टेंट चीजों की तरफ सबसे ज्यादा फोकस कर लिया जाता है। और जब अनइम्पोर्टेंट चीजों की तरफ सारा फोकस डेविएट हो जाता है, अनइम्पोर्टेंट चीजें एट द एंड रिवाइज करने का टाइम भी नहीं मिलता, वो याद भी नहीं रहती और वो आती भी नहीं है। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीजों को फोकस करें। अगर आपको इंपॉर्टेंट चीजों पे इतनी ग्रिप आ गई है, नाउ यू कैन डू अनइम्पोर्टेंट थिंग, देन गो फॉर द अनइम्पोर्टेंट थिंग। जाएं, जरूर जाएं, ये नहीं मैं कह रहा बिल्कुल ना पढ़ें। उनको रीड करें, उनको शॉर्ट लिस्ट करें। हर बारी अनइम्पोर्टेंट चीज रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा। शॉर्ट लिस्टिंग इज द की टू गेट गुड मार्क्स। मैं इतना जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये एम कैट में भी सबसे बड़ी गलती करते हैं। आप लोग को आइडिया होगा, जितने भी आप लोग एम कैट से निकल के आए हैं, आप लोग एमबीबीएस में हैं, आप में से 70 to 80% तब भी शॉर्टलिस्ट करते होंगे, बट वो अब बाकी शॉर्टलिस्ट नहीं कर पा रहे। जो सेंडप्स की प्रिपरेशन हॉलीडेज होती हैं, ये सबसे बेस्ट टाइम होता है 30 to 40% कोर्स को शॉर्टलिस्ट करने का। बाकी जो 40 to 50% होता है, क्योंकि 100% तो हर चीज नहीं करनी होती, 40 to 50% जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है वो आप प्रो हॉलीडेज में करते हैं। तो 30 to 40% आप लोग सेंडअप्स में जरूर शॉर्ट लिस्ट करें। और सेंडअप में एक और इम्पोर्टेंट चीज टाइम होता है एज कम्पेयर कम, प्रोफ में एज कम्पेयर होता है थोड़ा ज्यादा। तो आप लोगों ने सेंडअप्स को इस तरह मतलब आराम से पेपर सोल्व नहीं करना, थोड़ा तेजी से सोल्व करना है कि अपनी स्पीड बनाएं। तो सेंडअप में एक्सपेरिमेंट जरूर करें, बट अपनी स्पीड जरूर बनाएं क्योंकि सेंडअप में आपको टाइम कम मिलेगा। तो ये हिस्टोलॉजी का भी हो गया। अच्छा, 2 दिन में छुट्टियों में पास पेपर करें या सिलेबस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो चीजें तो आप लोग फॉर एग्जांपल करते हैं फिजियोलॉजी में फिर दोस्त से, उसके पास पेपर लाजमी करने हैं। जो चीजें गाइडेंस से करते हैं, अगर आपको गाइडेंस याद रह जाती है तो पास पेपर करने की जरूरत नहीं। लेकिन पास पेपर आई विल प्रेफर करने चाहिए। खास तौर पे एनेटमी का देखें, पहला पेपर है, आपके पास टाइम होता है, इनफ टाइम होता है, आप 3 से 4 दिन पहले अपनी प्रिपरेशन खत्म करें, फिर पास पेपर का टाइम है। एनेटमी हो गया। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में मैंने जो बताया कि आप लोगों ने जो फिर दोस्त से करने चैप्टर उसके पास पेपर करें, वो भी हो जाएंगे। Then comes to the biochemistry. So biochemistry के पास पेपर मस्ट है। The reason is कि biochemistry is a pretty scattered subject. आप लोग कुछ ना कुछ मिस कर जाते हो। तो biochemistry के पास पेपर करने का तरीका ये होता है, आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल इंजाइम का टॉपिक पढ़ना है, पहले पास पेपर करें, देन इंजाइम का टॉपिक करें। बिकॉज जो आपकी बायोकेमिस्ट्री है, इट इज नॉट कॉन्सेप्चुअली लिंक्ड सब्जेक्ट। लाइक आप अगर पहले कोई चीज कर लेते या कोई चीज बाद में कर लेते तो कोई मसला नहीं होगा। तो इस वजह से आप लोग बायोकेमिस्ट्री का तरीका ये होता है कि पहले पास पेपर करो और फिर वो चीज याद करो, फिर आपकी बहुत अच्छी ग्रिप बनती है। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट पोर्शन आप करना है आज, आप क्या करो, पहले पास पेपर रीड करो, पास पेपर में आप देखो क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, उसको याद कर लो। बायोकेमिस्ट्री में कोई कॉन्सेप्ट आपको भी पता नहीं है, कोई कॉन्सेप्चुअली कोई खास लिंक्ड भी नहीं है, याद कर लिया। अब आप आ जाओ बुक की तरफ। अब जब बुक की तरफ आओगे, अनइम्पोर्टेंट चीजें आप जल्दी से पढ़ते जाते हो, उनको शॉर्टलिस्ट करते जाओ। और जहां पे आपको पता लगे कि ये पास पेपर में आया था, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपकी एक डबल रिवीजन हो जाएगी। तो बायोकेमिस्ट्री की डबल रिवीजन करने का ये तरीका होता है और ये 2 दिन के अंदर हो जाती है। तो बायोकेमिस्ट्री को इस तरह तब लेके चलोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। सर क्लास टेस्ट वगैरह है इस महीने में, क्लासेस भी लेनी है और साथ अपना भी स्केड्यूल कैसे मैनेज करें। 7 नवंबर को सेंडअप्स है, तो क्लास टेस्ट आप लोगों को साथ लेके चलने पड़ेंगे। अब डिपेंड करता है आप लोग के क्लास टेस्ट किस सब्जेक्ट के हैं। अब आप लोगों ने कोशिश जो करनी होती है, क्लास टेस्ट भी हैं, आप लोगों ने इस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो जो क्लास स्टार्ट होने से पहले एक बारी फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री को रिवाइज कर लें। अपना एक स्केड्यूल बनाएं, उसमें फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री रिवाइज करें। और जब आप लोगों के कॉलेजेस ओपन हो जाए,
तो टेस्ट के दिन से पहले वो फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट जब होगा, अगर आपने सेंडर के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा पढ़ा होगा तो आपको वो टेस्ट तैयार करने में लगेगा मैक्सिमम एक दिन। बट आप कह रहे हो कि एक मंथ है जो आप लोग के टेस्ट होने हैं, उसके बाद सेंडअप्स है, तो जब आप लोग एक मंथ में साथ साथ एनेटमी शाम को पढ़ते जाना है, मैक्सिमम 5 से 6 टेस्ट होंगे या 10-8 टेस्ट हो जाएंगे, वो टेस्ट से एक दिन पहले आप लोगों ने पढ़ लेना है। आपकी क्या होगा, जो फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री है वो रिवाइज हो जाएगी। बाकी जो 30 डेज है आप लोग वो 30 डेज साथ साथ एनेटमी करते जाएं। तो इस तरह के स्टूडेंट्स के लिए एनेटमी भी रिवाइज हो जाएगी। जब वो टेस्ट देंगे, उन्होंने फिजियो और बायोकेमिस्ट्री पहले से की होगी, वो डबल रिवाइज हो जाएगी, तो उनकी फिजियो और बायोकेमिस्ट्री पर बहुत ज्यादा ग्रिप आ जाएगी। तो वो ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल के बारे में मैंने काफी अलग वीडियोस भी बनाई हुई है। यू कैन गेट सेपरेट वीडियोस ऑन प्रैक्टिकल ऑफ एवरी सब्जेक्ट। बट इधर इन्होंने क्या पूछा, फिजियो के प्रैक्टिकल में प्रिक से ब्लड निकालूं पर तो चक्कर आ जाते हैं, डोंट नो व्हाई। अगर प्रिक से चक्कर आ जाते हैं तो यू कैन प्रिक सम वंस ब्लड, कोई आपके साथ है अपने कुलीग का निकाल लें, क्योंकि आप लोगों ने पूरी बोतल तो ब्लड निकालना नहीं होता, तो इट इज नॉट अ वेरी बिग डील। तो ये आप लोग डिफरेंट निकाल सकते हैं, प्रॉफ में कोई मसला नहीं होता। मतलब आप लोग को हेल्प कर देते हैं इतनी सी। तो अगर मसला हो, अगर प्रैक्टिकल आप लोग के स्टैंडअप्स में आने हैं तो किस तरह 1 to 2 डेज जब आपके स्टैंडअप्स पूरे होंगे तब रिवाइज करना। बिकॉज मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकल्स का पहले पूरा साल बताया था कि आप लोगों ने किस तरह पढ़ना है। जिन्होंने तो वो चीज फॉलो कर ली थी उनके लिए प्रैक्टिकल्स कुछ भी नहीं होंगे, उनको वो बहुत ईजी लगेगा। बट जिन्होंने नहीं की थी उनके लिए भी इतने ज्यादा मुश्किल एटलीस्ट नहीं होंगे। बट अगर आपके स्टैंडर्ड्स में इंक्लूडेड है प्रैक्टिकल, तो आप लोगों ने प्रैक्टिकल को 1.5 डे देना है और उसको एक बार रिवाइज कर लेना है, एक बार बुक से रीड कर लेना है, तो आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हो। अच्छा जी, केएलएम से भी एक बार एनाटॉमी कर लें, नहीं तो कोई फायदा होगा या टाइम ही वेस्ट। अच्छा, केएलएम से अगर आप लोगों ने एनाटॉमी करनी है तो आप लोग मसल टेबल करें, आप उसके क्लिनिकल करें, और मसल टेबल की डिटेल दी होती है। फॉर एग्जांपल आपको कहीं लिखा होगा रेक्टस फेमोरस इज अ रनर मसल, ये श्रगिंग मसल होता है ट्रेपीजियस, ये डिफरेंट मसल्स के बारे में, व्हाई लंब्रिकल इज कॉल्ड एज लंब्रिकल्स, ये थोड़ी थोड़ी डिटेल्स लिखी होती है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आप लोग को मिल जाएगी केएलएम पे। तो ये केएलएम से ये मसल की अगर डिटेल रीड करते हैं तो आप एनाटॉमी का वाइवा बहुत अच्छा से दे सकते हैं। अब मैं आपको केएलएम के कुछ फवाइद इधर बता रहा हूँ, मसल वाले आप किस तरह उनको यूज कर सकते हैं। वाइवा देना भी एक आर्ट होता है एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज वाइवा जब आपने देना होता है, आपने टीचर को बताना होता है कि मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है। आपने मुंह से नहीं बताना, आपने सुनाते वक्त उसको इस तरह सुनाना है कि मुझे ये चीज आती है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज सुना रहे हो जो केएलएम में लिखी हुई है बट बीडी में नहीं लिखी हुई है, आप जान के वो चीज बोल लो। जब आप वो चीज बोलते हो टीचर को पता है कि वो केएलएम में लिखी हुई है, जब वो आप चीज बोलते हो तो टीचर उसको गौर से सुनेगा। आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हो तो इट विल गिव अ गुड इम्पैक्ट। तो ये सारी चीजें फायदा जरूर देती है। तो केएलएम आपको फायदा एमसीक्यूज में भी देगी। अगर आप लोगों के एमसीक्यूज बहुत सीधे सीधे आते हैं तो केएलएम की लाइंस होंगे। तो केएलएम की लाइंस में मसल टेबल इज इंपॉर्टेंट, नर्व एंड मसल और ब्लड सप्लाई आपकी कवर हो जाती है पीडी से। तो ये चीजें आप लोग कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट ने अभी तक सिलेबस भी नहीं कंप्लीट किया और जो किया वो भी नहीं आता। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले है कि बहुत से स्टूडेंट्स यही सोच रहे होंगे कि कुछ नहीं आता। इट इज नॉर्मल, इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल कि कुछ नहीं आता। इवन आप लोग वाइवा देने जा रहे होगे फाइनल प्रॉप का, तब भी आप लोग अगर कहोगे ना कि कुछ नहीं आता, तो तब भी ये नॉर्मल है। लग यही रहा होगा कि नहीं आता, बट आता होगा। अगर आपने एक चीज पढ़ ली हुई है, नहीं पढ़ी हुई फिर तो दिस इज ऑब्वियसली एबनॉर्मल कि नहीं आता तो नहीं आता। बट अगर आप लोगों ने कोई चीज पढ़ ली हुई है फिर आपको आती होगी, जब आप रिवाइज करोगे ना तो रिवाइज करते हुए आप लोगों ने स्मार्टली रिवाइज करना है। तो आप लोगों को मैंने स्मार्टली रिवाइज करने का तरीका बता दिया हुआ है। स्मार्टली रिवाइज करोगे तो आप लोग को वो सारी चीजें बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगी और आपको सब कुछ आता होगा। अब जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ वो ट्राई करें कि आप लोग की जिस दिन सेंडअप है उससे 33 डेज पहले, 32-33 डेज पहले एटलीस्ट किसी भी तरह अपना एक बार कोर्स को रीड कर ले। बिकॉज जब आप आज, इसके बाद आपको दोबारा से अनइम्पोर्टेंट चीजें रीड करने का भी टाइम नहीं मिलेगा।
अनइम्पोर्टेंट चीजें रीड करने का क्या फायदा होता है? अनइम्पोर्टेंट चीजें भी आपको कॉन्सेप्ट को लिंक कर रही होती हैं। अगर कोई मतलब इम्पोर्टेंट चीज है तो आपको पता है कि छोटे छोटे जो नोट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके अच्छे नॉलेज के लिए। आपको अच्छा नॉलेज जब भी आता है जब आपको उसकी बारीकी पता हो, और बारीकी क्या होती है? वो अनइम्पोर्टेंट चीज होती है। अनइम्पोर्टेंट चीज आपको प्रूफ में बेशक फायदा ना दे, लेकिन वो आपको एक कॉन्सेप्ट को पे ग्रिप लाने में जरूर फायदा देती है। तो आप लोग अनइम्पोर्टेंट चीज जो ये छुट्टियां हैं, लाइक सेंड अप प्रिपरेशन से 30 डेज पहले एक बारी रीड कर लें। जब सेंड अप प्रिपरेशन आ जाए फिर अनइम्पोर्टेंट चीज को थोड़ा सा अवॉइड करें, और जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको थोड़ा सा प्रेफर ज्यादा करें। 3 मंथ्स में सिलेबस अच्छे से कवर कर सकते हैं। यस, इफ यू गिव 12 to 15 hours a day or with enthusiasm you can cover easily, but it all depends upon you. It completely depends upon you कि आप लोग किस तरह पढ़ते हो, क्योंकि 3 months is enough for complete syllabus अगर आप लोग अच्छा कवर करना चाहते हो। बट फिर आपको उतना डेडिकेटेड भी होना चाहिए। फिर डेडिकेटेड मीन्स 10 to 12 hours a day without mobile, एंड जस्ट आप खाना खाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, और इसके अलावा आपके पास टाइम नहीं होगा। बायोकेमिस्ट्री के एमसीक्यूज बहुत मुश्किल होते हैं, उनकी प्रैक्टिस कहाँ करें? यस, बायोकेमिस्ट्री इज प्रीटी स्कैटर्ड सब्जेक्ट एंड प्रीटी डिफिकल्ट सब्जेक्ट अगर एमसीक्यूज मुश्किल आते हैं। बायोकेमिस्ट्री में सबसे ज्यादा डिस्टिंक्शंस भी आती हैं, बट बायोकेमिस्ट्री में अगर एमसीक्यूज मुश्किल आ जाए तो कोई डिस्टिंक्शन नहीं भी आती। फॉर एग्जांपल 2 years बैक एमसीक्यूज पेपर वाज प्रीटी डिफिकल्ट, और काफी ज्यादा ऐसा था इवन दोज हु स्टडी हार्ड पर नॉट सक्सीड टू गेट गुड मार्क्स इन एमसीक्यूज। तो अगर एमसीक्यूज में अच्छे मार्क्स नहीं आते तो डिस्टिंक्शन नहीं आती। और दैट ईयर आई थिंक कंप्लीट यूएचएस के लाइक 6000 स्टूडेंट में से 6 से 7 बच्चों की डिस्टिंक्शन होगी, और वो भी जिनके बहुत लक चल गई या बार बार में बहुत मार्क्स मिल गए, सिर्फ उनकी है। उसकी रीजन होती है बायोकेमिस्ट्री के अगर तो आ जाते हैं एमसीक्यूज मुश्किल, तो वो कहीं से भी नहीं सॉल्व हो गए। लेकिन एक हद तक होते हैं कि बायोकेमिस्ट्री के अगर नॉर्मल एमसीक्यूज आते हैं तो गाइड टू यूएचएस अगर वो आप गाइड टू यूएचएस से कर सकते हैं। फिर उसके अलावा चतुर्थी बस इधर से करें, बाकी गौर से सत्या की लाइंस को पढ़ के शॉर्ट लिस्ट कर लें, क्योंकि लाइन सत्या की ना आप एट द एंड ऑफ द डे इतना ज्यादा स्कैटर सिलेबस होता है तो आप स्ट्रेस ले जाते हो। स्ट्रेस ये होता है कि सिलेबस एक बुक उठा रहे हो, उधर से एक किया, फिर दूसरी बुक उठाई, उधर से एक टॉपिक किया, तो बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो इस वजह से बेस्ट तरीका ये होता है कि बायोकेमिस्ट्री की एक बुक को एटलीस्ट शॉर्ट लिस्ट कर लो, तो उतना हेक्टिक एट द एंड नहीं रहता। और एमसीक्यूज अगर बायोकेमिस्ट्री आपने लाइन टू लाइन रीड की हुई है और नॉर्मल एमसीक्यू स्टैंडर्ड वाले आ जाते हैं तो आप सोल्व कर लोगे। लेकिन अगर बहुत ही कोई अब नॉर्मल एमसीक्यूज आ जाते हैं जैसे 2-3 साल पहले आए हुए हैं, तो फिर आपने जितनी मर्जी अच्छी बुक पढ़ी हो, आपने बेशक हार्वर्ड भी पढ़ी हो, तब सॉल्व नहीं होंगे। तो बायोकेमिस्ट्री के एमसीक्यूज पे इतनी ज्यादा टेंशन नहीं रहे। नेक्स्ट अब आ जाते हैं फर्दर आप लोगों के पेपर प्रेजेंटेशन और अटेम्प्ट करने की टिप्स। तो ये ऑलरेडी इस पे भी वीडियो अवेलेबल है, पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स। तो मैं कुछ छोटी सी टिप्स बता भी देता हूँ अभी। पेपर प्रेजेंटेशन में फर्स्ट रूल, कभी भी पैराग्राफिंग नहीं करनी। सेकंड रूल, इंपॉर्टेंट चीज हमेशा सबसे टॉप पे लिखनी है। कभी भी ऐसा नहीं करना कि फॉर एग्जांपल आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसका आंसर है मायस्थीनिया ग्रेविस, आप लोग फॉर एग्जांपल आंसर देते वक्त कहने लग जाते हो कि अकॉर्डिंग टू दिस डायग्नोसिस व्हिच इज रिटन अबव द पर्सन इज प्रेजेंटेड विद अ डिजीज व्हिच इज अ मायस्थीनिया ग्रेविस, दिस इज नॉट द वे। और लोग ये करते हैं बिकॉज उनको आदत पड़ी होती है कि एफएससी की तरह अगर हम लॉन्ग पैराग्राफ लिखेंगे तो हमें मार्क्स मिल जाएंगे, बट मार्क्स नहीं मिलते। तो आप लोगों ने अगर उन्होंने दिया हुआ है सिनेरियो और उसका डायग्नोसिस मायस्थीनिया ग्रेविस है, तो आप सिर्फ मायस्थीनिया ग्रेविस लिख देते हो, तो इट इज, इससे ज्यादा आप लोगों को उस चीज के लिए लिखने की जरूरत नहीं है। जो चीज पूछी है टू द पॉइंट लिखें, टू द पॉइंट लिखेंगे मार्क्स मिलेंगे। फिर आपने उसके पॉइंट्स बनाने हैं। कभी भी पैराग्राफिंग को प्रेफर नहीं करना। पॉइंट्स जब बनाएंगे तो उसका क्या फायदा होगा, आप जो पॉइंट्स बनाते हो तो जो जिस एग्जामिनर ने पढ़ना होता है तो उसको आसानी होती है। फ्लो चार्ट्स बनाए, फ्लो चार्ट्स आपका जो पेपर होता है उसको एग्जामिनर इजीली पढ़ सकता है। फिर आपने फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया, उसके 5 पॉइंट्स बनाए हैं, 5 पॉइंट्स के अंदर
2 या 3 वर्ड्स होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि किसी स्पेसिफिक चीज को इंडिकेट कर रहे होंगे, आपने उन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। तो पेपर प्रेजेंटेशन में हमेशा यही चीजें याद रखनी है कि लॉन्ग पैराग्राफ नहीं लिखने, और टू द पॉइंट आंसर्स होने चाहिए। उसकी पॉइंट्स बनाएं, डायग्राम बन सकती है तो बनाएं। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप लोग ने शीट्स का ख्याल रखना है, और बस ये सोचना कि अगर आप एग्जामिनर होते तो आपको कैसा पेपर अच्छा लगता। तो जब आप ये सोचेंगे तो आपका पेपर खुद ही अच्छा हो जाएगा। तो फिजियोलॉजी की शॉर्ट लिस्टिंग कैसे करें, तो ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फिजियोलॉजी की शॉर्ट लिस्टिंग करने का तरीका यही है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की शॉर्ट लिस्टिंग करें, रिवाइज the rest of the syllabus from the guide 10 as well as from field those and past papers, so you can do short listing of only important topics in physiology. अच्छा जी, फिर उसके अलावा तो फिजियो इतने कम टाइम में फर्दर आप लोगों के और कुछ क्यूरी है आप लोग पूछ लें। मॉड्यूलर सिस्टम के बारे में काफी लोग पूछ रहे थे, तो इसका मैं हल्का सा जरूर गाइड करता हूँ कि मॉड्यूलर सिस्टम का क्या करना होता है। मॉड्यूलर सिस्टम में आपको पता है कि आप लोग के फिजियो एनाटॉमी बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस होगा वो इकट्ठा होना है, और आपको साइड बाय साइड लेके चलना पड़ेगा। अब इसको भी आप लोगों ने किस तरह करना होता है, आपने इसको डिवाइड करना है 2 सब्जेक्ट्स में। इसमें भी तीनों सब्जेक्ट्स इकट्ठे नहीं लेके जाने। इसमें क्या करना है, आपने ग्रॉस एनाटॉमी का एक पोर्शन अलग करना है, एम्ब्रियो, हिस्टो और जनरल एनाटॉमी का एक पोर्शन अलग, फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री। जितना कोर्स है एक पार्ट रिवाइज करें, उसके डेज रखें कि मैंने इतने दिनों में उसको करना है। फॉर एग्जाम्पल 4 डेज में आपने करना है, नेक्स्ट पार्ट अगले 4 डेज में। तो इसकी रिवीजन का टाइम लाजमी रखें। मॉड्यूलर सिस्टम वाले हैं वो रिवीजन का टाइम 3 डेज to 4 डेज लाजमी रखें, जो भी है 4 डेज लाजमी रखें। अब जो 4 डेज है उसको किस तरह डिवाइड करना है, एक दिन में वो बायोकेमिस्ट्री का सारा नोट्स रिवाइज करें, एक दिन में वो एनाटॉमी का रिवाइज करें, एक दिन में वो फिजियोलॉजी रिवाइज करें। ये तीनों डिवाइस आखिरी दिन में सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को कंपाइल करें तीनों सब्जेक्ट्स की। आपका माइंड भी प्रिपेयर रहेगा कि किस तरह आप लोगों ने चीजों को टैकल करना है एट द एंड ऑफ द डे पे, और आप लोग को सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा। तीनों सब्जेक्ट्स अगर पैरेलल लेके चलेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए डिवाइड एनाटॉमी इन 2 पार्ट्स, और बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी अलग अलग सब्जेक्ट्स है। तो इनको जिस तरह आपको बेहतर लगता है लेके चल सकते हैं। मैक्सिमम कितने आवर्स होने चाहिए, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने आवर्स दे सकते हो, और आपको कितने आवर्स में कौन सी चीज मतलब इजीली आप कर लेते हो। अगर आप फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं वो डेली 6 to 7 आवर्स पढ़े तो बहुत होते हैं, कुछ होते हैं तो 10 to 12 आवर्स उनको रिक्वायर होते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, योर डेडिकेशन, योर गोल्स। अच्छा पढ़ने के लिए पढ़े, अगर डिस्टिंक्शन के लिए पढ़ेंगे और 16-16 घंटे पढ़ेंगे तो एट द एंड ऑफ डे हो सकता है कि डिस्टिंक्शन ना आए, बिकॉज भी होती है। लाइक आई मिस डिस्टिंक्शन इन बायोकेमिस्ट्री फ्रॉम 2 मार्क्स, और वो 2 मार्क्स प्रोबेबली पेपर की वजह से नहीं, प्रैक्टिकल कॉपी की वजह से गए थे। तो डिस्टिंक्शन नहीं आनी तो आपकी लक हो सकता है आपके काम ना आए, लेकिन अच्छा नॉलेज बहुत मैटर करता है। व्हेन यू विल गो टुवर्ड द क्लिनिकल प्रैक्टिस, या आप कभी भी किसी भी जगह पे जाओगे, किसी ने आपसे ये नहीं पूछना कि आपके पास कितने गोल्ड मेडल्स है, उन्होंने देखा कि आप कितना अच्छा ट्रीट करते हो, आपकी कितनी अच्छी स्किल्स है। तो ऑलवेज रीड टू गेट गुड नॉलेज। जितना अच्छा नॉलेज लेने के लिए पढ़ेंगे उतना आप लोग को ज्यादा फायदा होगा। तो नॉलेज जितना अच्छा आपको 10 घंटे में मिलता है तो लें, अगर 12 घंटे पढ़ के मिलता है तो वो लें, तो वो आप लोग की अपनी मर्जी है। टाइम टेबल ऑलरेडी बना हुआ है और ग्रुप में शेयर होगा, आप लोग देख सकते हैं। बाकी फर्दर आप लोगों ने कुछ टाइम टेबल को मोल्ड करना होता है। और जो लास्ट क्वेश्चन है, ओस्पियन प्रैक्टिकल की तैयारी कैसे करनी है, तो ओस्पियन प्रैक्टिकल्स की वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप लोग वहां से देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल्ड अलग-अलग सब सब्जेक्ट्स की बताई थी। अब बिफोर एंडिंग दिस, मैं आप लोगों को कुछ एमसीक्यूज के बारे में फाइनल चीजें बता देता हूँ कि प्रॉफ के एमसीक्यूज कैसे प्रिपेयर करने हैं। जब सेंडअप्स हो जाएंगे तो फिर उसके बाद आप लोग के पास बेस्ट टाइम होता है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने के लिए। वो किस तरह होता है कि अभी आपके पास फॉर एग्जांपल अभी आपने अगर 30 to 35 डेज में कोर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था,
तो आप लोग जब प्रॉफ के लिए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपके पास 40 डेज होते हैं, तो 40 डेज 30 to 35 डेज से ज्यादा है ऑब्वियसली। अब आप लोगों ने एक बारी सेंडअप में अगर अच्छी प्रिपरेशन की होगी तो आपको प्रॉफ में एज कम्पेयर टाइम भी कम लगेगा प्रिपेयर करने में। तो अब आपके पास टाइम होगा कि आप लोग इजीली एमसीक्यूज कर सकते हो। तो जो प्रोफ की हॉलीडेज में एमसीक्यूज करते हैं, जो 40 डेज की हॉलीडेज होती है प्रिपरेशन लीव्स, उनके सबसे अच्छे मार्क्स आते हैं एमसीक्यूज में। उसमें एमसीक्यूज किस तरह सोल्व करने होते हैं? यू नीड नॉट टू सॉल्व थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज, यू हैव टू सॉल्व 20 30 40 फ्रॉम ईच टॉपिक। लाइक फॉर एग्जांपल आप लोअर लिम करते हैं तो बीआरएस के इनफ है, आप अपर लिम करते हैं, आप एनाटॉमी करते हैं तो बीआरएस इज इनफ फॉर एमसीक्यूज। हिस्टोलॉजी के किसी जगह से आपको मिलते हैं तो 40 30 50 इतने कर ले। Same is the case with general anatomy. Now comes to the Guyton review book. For physiology, Guyton review book is a pretty good book. तो आप लोग ब्लड के करते हैं तो फॉर एग्जांपल 40 to 50 करते हैं, दिस इज इनफ। हार्ट के 40 to 50 करते हैं, इट इज इनफ। आप लोग ये इजीली कर सकते हो। तब आपके पास होते हैं 40 to 45 डेज। जिसने सेंडअप में अच्छा पढ़ा होता है उसके अच्छे मार्क्स आते हैं और वो अच्छे एमसीक्यूज कर सकता है। बिकॉज जब आप लोग प्रोफ में जाओगे तो जिसने सेंटअप्स और प्रॉफ दोनों में अच्छा पढ़ा होगा उसकी सबसे ज्यादा ग्रिप होगी। अब पूरा साल जो सबसे बड़ी गलती होती है, पूरा साल कुछ बच्चे हैं वो 12-12 घंटे भी पढ़ते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द सेंटअप्स तो वो या डिसहार्ट हो जाते हैं या वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हैं कि उनसे पढ़ा नहीं जाता। जिसने सेंटअप और प्रॉफ की हॉलीडेज को बेस्ट यूटिलाइज किया उसके बेस्ट मार्क्स आएंगे। तो बहुत से बच्चे ये पूछते हैं कि इन दिनों में पढ़ के क्या हम पास हो सकते हैं अच्छे मार्क्स? यस, यू कैन गेट गुड मार्क्स अगर आप इन हॉलीडेज में स्टडी करते हो, अगर अच्छा करते हो। सबसे बड़ी जो गलती की जाती है, जो स्टूडेंट्स सबसे बड़ी गलती इन दिनों में करते हैं, वो ये करते हैं कि वो इन दिनों को लाइट ले लेते हैं। वो कहते हैं कि हमने पूरा साल पढ़ा था, एंड आके वो थोड़ा लाइट ले जाते हैं और उसकी वजह से उनके उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते। या सबसे बड़ी गलती उसके बाद ये करते हैं कि वो बड़ी बुक्स पे सिर्फ रिलाय कंप्लीटली करते रहते हैं। कुछ बच्चों में जरूर एबिलिटी है कि वो कंप्लीट बुक से रिवाइज कर सकते हैं, लाइक 5 to 10% ऐसे होते हैं। बाकी जो 90% है वो कंप्लीट, आप अगर पूरी बुक इम्पोर्टेंट और बड़ी बुक से रिवाइज करना चाहेंगे तो आपको काफी मुश्किल होगा, एट द एंड नहीं रिटेन रहता। जब 2 to 3 डेज होती है वो पैनिक कर जाते हैं और उनके अच्छे मार्क्स नहीं होते। तो जिन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया होता है वो ज्यादा बेहतर रह जाते हैं। इसलिए हमेशा स्मार्टली पढ़ना होता है। ये वाली छुट्टियों में आप लोगों ने जो लॉन्ग बुक्स हैं उनको पढ़ना है और उनसे शॉर्टलिस्ट करके उनको एक शॉर्ट बुक बना लेना है। इंपॉर्टेंट चीजें लॉन्ग बुक से करें, अनइम्पोर्टेंट एससीक्यूज शॉर्टलिस्टिंग प्लस पास पेपर से हो जाएंगे, और उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो शॉर्टलिस्टिंग से। क्योंकि जब आप बुक पढ़ रहे होते हैं ना तो कुछ पॉइंट्स होते हैं जो समटाइम्स आपसे मिस हो जाते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट लिस्टिंग की हो, आप इंपॉर्टेंट चीज बुक से पढ़ोगे, आप जब शॉर्ट लिस्टिंग से भी पढ़ोगे आपकी डबल रिवीजन भी होगी और आप लोग का कोई चीज भी मतलब मिस नहीं होगी। तो ये सारी क्यूरीज जो आप लोगों की थी, आई होप कि आप लोग को इन सब चीजों का फायदा होगा, क्योंकि आई ट्राई माई बेस्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस। और जो एक्सपीरियंस अभी तक देखा है और जो गलतियां देखी है वो सारी एक जगह पे रख दूं, बिकॉज कोई भी आप लोग को एक जगह पे गलतियां रख के नहीं बताएगा। मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया आप लोगों ने क्या गलतियां करना, बाद में किस बात पे रिग्रेट करना है। तो अगर वो गलतियां आप लोग अभी से ना करें और अभी से आप लोग, अभी भी आप लोग के पास टाइम है और इन चीजों को फॉलो करेंगे तो एट द एंड आप लोग खुद सेटिस्फाइड भी फील करेंगे। क्योंकि सेटिस्फेक्शन होती है रिवीजन से, और रिवीजन होती है कि अगर आप हर चीज रिवाइज करें तब सेटिस्फेक्शन होगी, और वो तब भी होगी जब आपने एक मेथड बना लिया हो कि जिससे सारी चीजें रिवाइज हो। तो वो अगर सिर्फ एक इम्पोर्टेंट बिग बुक से आप करना चाहते हो तो फिर समटाइम्स हो सकता है आप लोग के लिए मुश्किल हो। लेकिन कुछ गॉड गिफ्टेड होते हैं, गॉड गिफ्टेड के अलावा कुछ बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर होते हैं, लाइक दे कैन गिव 16 to 18 आवर्स अ डे, इवन इन प्रॉफ डेज, लाइक 5-6 घंटे सोएंगे और उनका काम चल जाता है। लेकिन कुछ होते हैं जिनको तब अपनी नींद पूरी करनी पड़ती है, तो हर बंदे ने अपने हिसाब से करना है। सो आई ट्राई टू कवर एवरी एस्पेक्ट, हर साइड से, हर जगह से। तो आप लोग, आई होप इस चीज का फायदा हुआ होगा। नेक्स्ट, ऑलवेज रिमेंबर मी इन योर प्रेयर एज वेल। ट्राई माय बेस्ट कि आप लोग की जितनी हेल्प की जा सके, जितना आप लोग को बताया जा सके और जितना मटेरियल प्रोवाइड किया जा सके, इतना मटेरियल आप लोग को कहीं से भी इकट्ठा नहीं मिलेगा। हर चीज आप लोग को चैनल पे बता दी गई है, इतना यूजुअली फर्स्ट ईयर वालों को नहीं पता होता। तो हर चीज की वीडियो अवेलेबल है, ये भी अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे, आप लोग उधर से देख सकते हैं।
तो अच्छा पढ़ें, अच्छे नॉलेज के लिए पढ़ें। तो ये सोच के साथ पढ़ें कि एट द एंड आप लोगों ने किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बचाना है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ह्यूमन बीइंग होगा, और ह्यूमन बीइंग भी अशरफुल मखलूकात है। तो अगर आप किसी की डेथ का पर्पस बनते हैं जस्ट बिकॉज आप लोग अपनी एंजॉयमेंट के लिए, और इसलिए आपने नहीं पढ़ा था कि थोड़ा सा एंजॉय कर लें, एंजॉय करें, आप लोग को एंजॉयमेंट से कोई नहीं रोक रहा। फ्रेश रहना बहुत जरूरी होता है, हेल्दी माइंड आपको पता है अगर होगा तो ही आप लोग अच्छा कर सकते हैं। तो अगर आप लोग किसी की डेथ का पर्पस बनते हैं तो हो सकता है उस पर्सन की वजह से आप लोग कितने लोगों का सर्कल, कितने लोगों की जिंदगी तबाह करें। तो इस सोच के साथ जब पढ़ेंगे तो आप लोग पढ़ेंगे भी अच्छा, आपको पढ़ने का मजा भी आएगा। आप फील्ड चूज कर लिए, अब रिग्रेट या काश मैंने ये चीज ना चूज की होती, या काश ये हो गया था, काश, अब काश का टाइम नहीं है। अब आप लोगों को अपने आप को प्रूव करने का टाइम है। दुनिया में उन लोगों के लिए अब कोई जगह नहीं है जो कि इन मिडल रह जाते हैं, जो बस काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता। क्योंकि बाद में ये सारे रिग्रेट्स आप लोग के पास होंगे, लेकिन आप लोग इनको वापस सही नहीं कर सकते होगे। तो आज ही मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि ये रिग्रेट्स होंगे और ये चीजें आप लोगों को फायदा होगी। नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन, जो थोड़ा शाउर वाले लोग होंगे वो इसको फॉलो कर लेंगे, पर बाद में उनको ये रिग्रेट नहीं होगा। लेकिन जो अभी भी इसको मजाक लेके चलेंगे कि हमें अपने बारे में ज्यादा पता है, तो फिर वो एट द एंड खुद ही सफर करेंगे, और फिर उनको बहुत टाइम लगाना पड़ेगा, और बहुत सारी चीजें वापस वापस वैसे नहीं हो सकती। तो आज का काम आज कर लें तो बहुत बेहतर है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, आई होप इट विल हेल्प यू। सो डू रिमेम्बर इन प्रेयर्स।